भारत का पहला विमान हाईजैक, जिसका पड़ा था 1971 की लड़ाई पर असर। तारीख थी 30 जनवरी और साल था 1971। श्रीनगर से जम्मू जाने वाले इंडियन एयरलाइंस के फोकर फ्लैगशिप विमान गंगा पर घबराए से दिख रहे दो युवा भी सवार थे। वो इतने जवान थे कि लगता था उनकी मूंछें कुछ समय पहले ही उगी हैं। वर्ष 1971 में रईस लोग ही विमान से यात्रा किया करते थे और यात्रियों की सुरक्षा जांच सरसरी तौर से ही होती थी। जब ये दोनों लोग विमान में बैठे तो काफी नर्वस थे। उसकी एक वजह तो ये थी कि दोनों पहली बार विमान पर यात्रा कर रहे थे और दूसरे वो उस विमान को हाईजैक करने वाले थे। ठीक 11:30 पर विमान ने टेक ऑफ कर जम्मू की तरफ उड़ना शुरू किया। अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत अपनी किताब द वॉर दैट मेड आर एंड एडब्ल्यू में लिखते हैं, खिड़की पर बैठे हुए हाशिम कुरैशी ने अशरफ कुरैशी की तरफ देखा। दोनों ने सिर हिलाया और धीरे से कलमा पड़ा। उन्होंने तेजी से अपनी सीट बेल्ट खोली, नीचे झुके और अपने बैग से एक पिस्टल और हैंड ग्रेनेड निकाल लिया। हाशिम कॉकपिट की तरफ दौड़ा। उसने अपनी पिस्टल की नाल पायलट के सिर के पीछे लगाकर विमान पर नियंत्रण हासिल कर लिया। अशरफ कॉकपिट की तरफ पीट कर हाथ में हैंड ग्रेनेड लेकर खड़ा हो गया। जैसे ही यात्रियों ने रोना और चिल्लाना शुरू किया, अशरफ ने चिल्लाकर उनसे चुप रहने के लिए कहा। पूरे विमान में सन्नाटा छा गया। उस जमाने में दिल्ली में रॉ के लोधी रोड मुख्यालय में पाकिस्तान में हो रही गतिविधियों पर बारीक नजर रखी जा रही थी। पाकिस्तान में सैनिक विद्रोह, याहिया खां के सत्ता में आने, चुनाव में शेख मुजीब उर रहमान की जीत और सत्ता पाने के लिए जारी बातचीत पर रॉ के प्रमुख रामनाथ काओ और उनकी टीम लगातार विश्लेषण कर रही थी। काओ इस बात से चिंतित हो रहे थे कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ती जा रही थी। हाशिम कुरैशी की गिरफ्तारी। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर था। पूर्वी पाकिस्तान जाने वाले हर पाकिस्तानी विमान को भारत के वायु क्षेत्र से उड़कर जाना होता था। रॉ में इस बात पर मंथन चल रहा था कि किसी तरह पाकिस्तानी विमानों का भारतीय वायु क्षेत्र से उड़ना रोका जाए ताकि याहिया खां की मुश्किलें और बढ़ जाएं। इसके लिए दुनिया को एक मजबूत कारण बताना जरूरी था। इसी दौरान काओ की डेस्क पर सीमा सुरक्षा बल की एक रिपोर्ट पहुंची। रिपोर्ट में कहा गया था कि उन्होंने भारतीय सीमा पर हाशिम कुरैशी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जो देश में हथियार और विस्फोटक लाने की कोशिश कर रहा था। अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत लिखते हैं, पूछताछ करने पर हाशिम ने बताया कि वो वर्ष 1969 में अपने चाचा के साथ कुछ दिन बिताने पेशावर गया था। वहां उसका परिचय नेशनल लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक मकबूल भट्ट से करवाया गया। हाशिम को ब्रेन वॉश कर कश्मीर की आजादी के लिए काम करने के लिए मना लिया गया। वहां पर उसे एनएलएफ के शिविरों में हथियार इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई। वहीं उससे एक भारतीय विमान को हाईजैक करने के लिए कहा गया, ताकि पूरी दुनिया में एनएलएफ के एजेंडा का प्रचार हो सके। हाशिम ने बीएसएफ के अफसरों को बताया कि उसे रावलपिंडी में चकलाता हवाई अड्डे ले जाया गया, ताकि उसे अंदाजा हो जाए कि फोकर फ्लैगशिप विमान देखने में कैसा लगता है। वहां पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व पायलट जावेद मिंटो ने उसे जहाज के बारे में बारीक जानकारी दी। फिर उसे विमान अपहरण के उद्देश्य से हथियार देकर भारत की सीमा पार करा दी गई। राजीव गांधी का विमान हाईजैक करने की थी योजना। भारतीय विमान की हाईजैकिंग का विचार चरमपंथियों को 1969 में कराची हवाई अड्डे पर हुई एक घटना से मिला था, जब इरिट्रियन लिबरेशन फोर्स के 3 सशस्त्र विद्रोहियों ने इथियोपियन एयरलाइंस के विमान पर हमला बोल दिया था। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इरिट्रियन छापामारों को गिरफ्तार कर उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई। अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत लिखते हैं, बीएसएफ के अफसरों ने हाशिम से पूछा कि क्या एक विमान हाईजैक करने भर से कश्मीर को आजादी मिल जाएगी। हाशिम ने जो जवाब दिया उसे सुन बीएसएफ के अधिकारी सकते में आ गए। हाशिम ने कहा, उसे वो विमान हाईजैक करने के लिए कहा गया है जिसे इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी उड़ा रहे हो। भारतीय विमान की हाईजैकिंग का विचार चरमपंथियों को 1969 में कराची हवाई अड्डे पर हुई एक घटना से मिला था, जब इरिट्रियन लिबरेशन फोर्स के 3 सशस्त्र विद्रोहियों ने इथियोपियन एयरलाइंस के विमान पर हमला बोल दिया था। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इरिट्रियन छापामारों को गिरफ्तार कर उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई। अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत लिखते हैं, बीएसएफ के अफसरों ने हाशिम से पूछा कि क्या एक विमान हाईजैक करने भर से कश्मीर को आजादी मिल जाएगी। हाशिम ने जो जवाब दिया उसे सुन बीएसएफ के अधिकारी सकते में आ गए। हाशिम ने कहा, उसे वो विमान हाईजैक करने के लिए कहा गया है जिसे इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी उड़ा रहे हो। काओ का काउंटर प्लान। राजीव गांधी उस जमाने में इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे और जम्मू श्रीनगर सेक्टर में विमान उड़ाया करते थे। काओ ने इस जानकारी का फायदा उठाने के लिए एक काउंटर प्लान बनाया, जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सहमति दी।
रॉ और सीमा सुरक्षा बल ने हाशिम को अपने लिए काम करने को राजी कर लिया। हाशिम से ये कहा गया कि उन्हें जेल जाने से बचा लिया जाएगा। रॉ के एक पूर्व अधिकारी आर.के. यादव अपनी किताब मिशन R&AW में लिखते हैं, योजना बनाई गई कि हाशिम कुरैशी को इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक करने दिया जाएगा। वहां से उसे लाहौर ले जाया जाएगा। वहां वो यात्रियों के बदले भारतीय जेलों में रह रहे 36 अल-फतह सदस्यों की रिहाई की मांग करेगा। उससे ये भी कहा गया कि वो तब तक विमान का नियंत्रण पाकिस्तानी प्रशासन को न दें, जब तक उसकी मुलाकात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो से न करवा दी जाए। आर.के. यादव की किताब के मुताबिक काओ ने ही योजना बनाई कि भुट्टो से मुलाकात के बाद वो भारतीय विमान में विस्फोट कर उसे नष्ट कर दे ताकि पूरी दुनिया को संदेश जाए कि ये कदम भारतीय जेलों में रह रहे कश्मीरी चरमपंथी को छुड़ाने के लिए उठाया गया है। इस मिशन को पूरी तरह से गुप्त रखने के लिए कुरैशी को बंगलौर में रॉ के एक सेफ हाउस में भेजा गया। इस पूरे मामले की जानकारी न तो जम्मू कश्मीर सरकार को दी गई और न ही दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को। विमान को लाहौर में उतरने की अनुमति। योजना के तहत हाशिम को सीमा सुरक्षा बल में नौकरी दी गई। उसको एक नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया कि वो अब बंगलौर बटालियन 102 का सदस्य है। अपने दूसरे साथी के तौर पर उसने अपने एक रिश्तेदार अशरफ कुरैशी को चुना। उन्हीं दिनों अखबार में एक असली दिखने वाली पिस्टल का इश्तेहार निकला था, जिससे चोरों को डराया जा सकता था। हाशिम ने डाक से वो पिस्टल मंगवाए। अशरफ ने लकड़ी का हैंड ग्रेनेड बनाया, जिसे उसने मेटेलिक रंग से पेंट कर दिया। 30 जनवरी 1971 को ये पूरी योजना अमल में लाई गई। जिस विमान को हाईजैक किया जाना था, वो एक पुराना विमान था जिसे वायुसेना के डिकमीशन किए जाने के बाद इंडियन एयरलाइंस ने ले लिया था। जैसे ही विमान हाईजैकिंग की खबर ऑल इंडिया रेडियो पर आई, तो पूरे भारत में तहलका मच गया। विमान ने जब हाशिम के आदेशानुसार रावलपिंडी का रुख किया, तो विमान के कैप्टन M.K. कचरू ने हाईजैकर्स को बताया कि विमान में इतना ईंधन नहीं है कि उसे रावलपिंडी तक ले जाया सके। उनको हर हालत में लाहौर में ही उतरना होगा। तभी लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर कैप्टन कचरू की आवाज गूंजी और उन्होंने तुरंत लैंड करने की अनुमति मांगी। उच्चतम स्तर पर लिए गए फैसले के बाद विमान को लाहौर में उतरने की अनुमति दे दी गई। याहिया सरकार को इस बात का डर सता रहा था कि अगर पाकिस्तान की वायु सीमा में ईंधन समाप्त होने के कारण भारतीय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसकी बहुत बदनामी होगी। भुट्टो की हाईजैकर्स से मुलाकात। करीब 1:30 बजे विमान ने लाहौर में लैंड किया। विमान को हवाई अड्डे के एक कोने में पार्क कराया गया। विमान के रुकते ही उसे सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। तब तक कुछ मीडिया कर्मी हवाई अड्डे पहुंच चुके थे। रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण स्वामी अपनी किताब इंडिया, पाकिस्तान एंड द सीक्रेट जिहाद, द कोवर्ट वॉर इन कश्मीर में लिखते हैं, जैसे ही विमान रुका, उसके चारों तरफ मीडिया कर्मी इकट्ठा हो गए। विमान का दरवाजा खुलते ही हाशिम कुरैशी सीढ़ियों पर आया। उसने वहीं ऐलान किया, हम एनएलएफ के अपने 36 भाइयों की तुरंत रिहाई की मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम सभी यात्रियों को मार देंगे। अब जो कुछ भी आगे होना है भारत सरकार के हाथ में है। ये कहकर हाशिम विमान के अंदर चला गया। जब हाईजैकिंग की खबर आई, तो जुल्फिकार अली भुट्टो ढाका में शेख मुजीबुर रहमान से दोपहर के खाने पर मिल रहे थे। वे तुरंत लाहौर के लिए रवाना हो गए। लाहौर हवाई अड्डे पर उतरते ही भुट्टो हाईजैकर्स से मिलने गए। उन्होंने उनकी मांगों को सुना और वहां से जाने से पहले उन्हें गले लगाया। उन्होंने उन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो विमान के यात्रियों को छोड़ दें। यात्रियों की रिहाई। जैसी उम्मीद थी, भारत ने एनएलएफ के चरमपंथियों को छोड़ने से इनकार कर दिया। उधर हाशिम कुरैशी लाहौर हवाई अड्डे पर बेरोक-टोक घूम रहा था। वो टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहा था और मीडिया वालों से खुलेआम बात कर रहा था। आर.के. यादव लिखते हैं, दूसरा हाईजैकर अशरफ कुरैशी विमान के अंदर यात्रियों पर नजर रखे हुए था। भुट्टो के कहने पर सभी यात्री रिहा कर दिए गए थे। उन्हें लाहौर के 5 सितारा होटल में रखा गया था। 2 दिन बाद उन्हें सड़क मार्ग से हुसैनीवाला बॉर्डर से भारत वापस भेजा गया। 2 फरवरी की रात 8 बजे उस विमान को सभी लोगों के सामने विस्फोटकों से उड़ा दिया गया। बाद में इस बात की पुष्टि हुई कि विमान को आईएसआई के लोगों ने उड़ाया था। जेल से रिहाई के बाद हाशिम कुरैशी ने इस बात को माना। पाकिस्तान सरकार ने शुरू में इन हाईजैकर्स को राजनीतिक शरण दी। भुट्टो ने इस हाईजैकिंग की एक बार भी आलोचना नहीं की, जिससे भारत के इस दावे को बल मिला कि इस हाईजैकिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ था और इसके बारे में भुट्टो को पूरी जानकारी थी। पाकिस्तानी विमानों के भारतीय वायु क्षेत्र से उड़ने पर रोक। उधर शेख मुजीब ढाका में कह रहे थे कि ये हाईजैकिंग पाकिस्तान ने करवाई है, ताकि पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे संकट से सबका ध्यान खींचा जा सके और सत्ता हस्तांतरण में देरी की जा सके। अब सबकी निगाहें इस बात पर थी कि भारत का रुख क्या होगा।
अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत लिखते हैं, पीएमओ में बैठी इंदिरा गांधी ने काओ से पूछा, आपकी क्या राय है। काओ का जवाब था, जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, हम पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने वाली किसी उड़ान को भारत की जमीन के ऊपर से उड़ने की अनुमति नहीं देंगे। हाईजैक के बाद पाकिस्तान के अखबारों में खबर छपी कि हाशिम रॉ के लिए काम कर रहे थे। इस बात की रॉ ने कभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि इस फैसले से भारत को बहुत लाभ पहुंचा। जो विमान पश्चिमी पाकिस्तान से उड़ान भरकर 3 या 4 घंटे में ढाका पहुंच सकते थे, उन्हें श्रीलंका होते हुए वहां ईंधन भरवाकर ढाका जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे यात्रा का समय तो बढ़ा ही, खर्चा भी बहुत बढ़ गया। हवाई मार्ग से पाकिस्तानी सेना का पूर्वी पाकिस्तान पहुंचना बहुत धीमा पड़ गया और इसका असर 11 महीने बाद हुए युद्ध पर पड़ा। रॉ के अतिरिक्त सचिव रहे बी रमन ने अपनी किताब द काओ बोर्स ऑफ R&AW में लिखा, पाकिस्तानी विमानों को बैन करने के इंदिरा गांधी के फैसले ने आखिरकार 1971 की लड़ाई में भारत की जीत का रास्ता सुनिश्चित किया। जब पाकिस्तानी विमानों ने श्रीलंका के रास्ते पूर्वी पाकिस्तान जाने की कोशिश की, तो इंदिरा गांधी ने श्रीलंका की सरकार पर दबाव डाला कि वो पाकिस्तान को ईंधन भरने की अनुमति न दे। इसकी वजह से पाकिस्तान की पूर्वी पाकिस्तान रसद और कुमुक भेजने की क्षमता को बहुत गहरा धक्का लगा। गैरी बास ने अपनी किताब द ब्लड टेलीग्राम में लिखा, याह्या खान ने भारत पर इल्जाम लगाया कि उसने अपने ही विमान को हाईजैक करवाया, ताकि उसे पाकिस्तानी विमानों को अपने क्षेत्र के ऊपर से उड़ने से रोकने का बहाना मिल जाए। अप्रैल तक हाशिम और अशरफ को पाकिस्तान में हीरो की तरह इज्जत दी गई, लेकिन फिर हाशिम और अशरफ को मरी में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी पर भारत की खुफिया एजेंसी के लिए काम करने के लिए एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया। शर्फ को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन हाशिम कुरैशी को 19 साल की सजा सुनाई गई। अशरफ ने पाकिस्तान की अलग अलग जेलों अटक, साहिवाल, फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान में 9 साल काटे। वर्ष 1980 में उन्हें रिहा कर दिया गया। रॉ प्रमुख दुलत से हाशिम की मुलाकात। पाकिस्तान से वो हॉलैंड चले गए। रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत अपनी किताब कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स में लिखते हैं, 1983 में हाशिम ने एक बार फिर मकबूल भट्ट की रिहाई के लिए भारतीय विमान की हाईजैकिंग की योजना बनाई। आईएसआई ने उसे एक पासपोर्ट दिया, जिसकी बदौलत वो लंदन जाकर जेकेएलएफ के तत्कालीन प्रमुख अमानुल्लाह खां से मिला। लेकिन इस योजना को अमल में नहीं लाया जा सका। मेरे रॉ के प्रमुख रहते हाशिम कुरैशी ने मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की थी। वो हॉलैंड में मुझसे नहीं मिलना चाह रहा था, क्योंकि वो वहां की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। इसलिए हम एक तीसरे देश में मिले। तब उसने इच्छा प्रकट की कि वो भारत वापस आना चाहता है। दिलचस्प बात यह थी कि जब हाशिम से मेरा संपर्क हुआ, हॉलैंड में रॉ का व्यक्ति रविंद्र सिंह था। ये वही रॉ अफसर था जो 2004 में ये पता चलने के बाद कि वो सीआईए के लिए काम कर रहा था, भारत से अमेरिका डिफेक्ट कर गया था। भारत लौटते ही गिरफ्तारी। दुलत ने हाशिम से पूछा कि वो भारत क्यों लौटना चाहता है, यहाँ उसकी क्या भूमिका होगी। हाशिम का जवाब था कि कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद वो अपने लिए वहां कोई न कोई भूमिका ढूंढ लेगा। आखिरकार 29 दिसंबर 2000 को हाशिम ने दिल्ली में लैंड किया। उतरते ही उसके खिलाफ लुकआउट वारंट के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हाशिम ने 15 दिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बिताए। फिर उसे श्रीनगर ले जाया गया, जहां उसे करीब 1 साल तक ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर में रखा गया। नवंबर 2001 में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। हाशिम के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनकी एक बेटी की शादी दुबई में हुई है। दुलत लिखते हैं, मुझे उसकी बेटी की शादी में बुलाया गया था। मैं उसके बेटे जुनैद की शादी में भी गया था। मैंने हाशिम से पूछा कि मैं रॉ का पूर्व प्रमुख हूं, क्या मुझे शादी में आना चाहिए? इससे तुम्हारे लिए कश्मीर में मुश्किलें तो नहीं खड़ी हो जाएंगी? हाशिम ने हंसते हुए कहा, उनको कहने दीजिए कि मैं आपका एजेंट हूं। हाशिम कुरैशी अभी भी श्रीनगर में रहते हैं। वो कश्मीर के कई अखबारों में लेख लिखते हैं। उन्होंने अब तक कश्मीर पर 5 किताबें भी लिखी हैं। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।